बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ हिना शौकत और मैं आफाक सन सीरीज़ ग्रेड 3 जनरल नॉलेज की टीचर हूँ। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे यूनिट नंबर 1 जो कि है मस्कन। इस सबक के 8 SLOs हैं और हम इस लेक्चर में बहुत से कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि माहौलियाती निज़ाम क्या होता है, फिर हम देखेंगे कि मस्किन और उसकी इकसाम क्या हैं और मुख्तलिफ मसाकिन में रहने वाले पौधे और जानवरों के बारे में भी समझेंगे, और फिर ये भी देखेंगे कि कुदरती मस्कन को इंसानी सरगर्मियाँ किस तरह से असरअंदाज कर रही हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं माहौलियाती निज़ाम के साथ। हमें पता है कि ज़मीन जिस पर हम रहते हैं वो एक सयारा है। ज़मीन के अलावा भी बहुत से सयारे हैं। 8 सयारे तो निज़ाम शमसी में ही शामिल हैं जो कि सूरज के इर्द गिर्द घूम रहे होते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ज़मीन वो वाहिद सयारा है जिस पर ज़िंदगी मुमकिन है, यानी कि लाइफ इज़ ओनली पॉसिबल ऑन द प्लैनेट अर्थ। और ज़मीन सूरज के इर्द गिर्द घूम रही है, तो अल्लाह ताला ने सूरज को तवानाई का सबसे बड़ा ज़रिया बनाया है। सूरज इस ज़मीन पर रहने वाले लोगों के लिए तवानाई और रोशनी का बहुत बड़ा ज़रिया है, और इस ज़मीन पर जानदार अशिया रह रही हैं, लेकिन वो जानदार अशिया तवानाई हासिल करती हैं। हमें मुख्तलिफ काम करने के लिए तवानाई यानी कि एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, एंड सन इज़ द बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन दिस प्लैनेट। लेकिन जानदार चीज़ें जो हैं वो बेजान चीज़ों पे भी डिपेंड कर रही होती हैं, जैसे कि मिट्टी, जैसे कि हवा, जैसे कि पानी, जैसे कि रोशनी। सो जिंदा चीज़ें यानी कि जानदार चीज़ें वो बेजान चीज़ों के साथ मिलकर माहौल को बनाती हैं। किसी भी जानदार चीज़ के इर्द गिर्द जो भी है वो उसका माहौल होता है। तो हम कह सकते हैं कि माहौल के 2 हिस्से हो सकते हैं, एक जानदार और दूसरा हिस्सा होगा मुश्तमिल बेजान अशिया पर, जिसकी हमने कुछ मिसालें भी डिस्कस की हैं, जैसे कि हवा, पानी, मिट्टी और रोशनी वगैरह। ज़मीन पर मुख्तलिफ़ किस्म के माहौलियाती निज़ाम मौजूद हैं। मिसाल के तौर पर जंगल का माहौल अलग होगा जबकि सहरा का माहौल अलग होगा। इसी तरह समुद्री माहौलियाती निज़ाम इन दोनों से मुख्तलिफ होगा। अब बात करते हैं मस्कन के बारे में कि मस्कन क्या होता है। जानदारों के रहने की जगह को उसका मस्कन कहते हैं, यानी कि उसका हैबिटेट कहते हैं। यानी कि एक जानदार जिस जगह पर रह रहा है, जैसे कि अगर शेर है वो जंगल में रह रहा है तो वो उसका मस्कन होगा। मस्कन का मतलब कोई ऐसी जगह जहाँ पे जानदार ने रहना है, और मस्कन से ही जानदार अपनी फूड हासिल करता है यानी कि खुराक हासिल करता है और अपने तहफ़्फ़ुज़ को भी यकीनी बनाता है। जब हम ज़मीन की बात करते हैं तो ज़मीन 2 मेजर पार्ट्स पर मुश्तमिल है, जो कि है ज़मीनी हिस्सा उसका यानी कि खुश्की वाला हिस्सा, एंड द अदर थिंग इज़ आबी हिस्सा यानी कि पानी वाला हिस्सा। तो इसी तरह मस्कन की भी 2 इकसाम बनती हैं। सबसे पहले ज़मीनी मस्कन यानी कि ड्राई पार्ट, खुश्की वाला पार्ट, और दूसरा होता है आबी मस्कन यानी कि पानी वाला मस्कन। अगर हम ज़मीनी मस्कन की बात करें तो ज़मीन पर रहने वाले जितने भी जानदार हैं उनके रहने की जगह को हम ज़मीनी मस्कन कहेंगे, और ज़मीन बहुत से जानदारों का मस्कन है। जैसे कि परिंदे भी ज़मीन पर रहते हैं यानी कि खुश्की वाले हिस्से में रहना पसंद करते हैं, और बहुत से जानवर वो भी ज़मीनी मस्कन में ही रहते हैं। ज़मीनी मस्कन को भी मुख्तलिफ पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, जैसे कि सहराई मस्कन, और या फिर जहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ होती है हम उसे कह सकते हैं बर्फ़ानी मस्कन, और इसके अलावा जंगलात वो भी ज़मीनी मस्कन की ही एक टाइप है। सबसे पहले हम सहराई मस्कन को डिस्कस करते हैं। अब सहरा वो हिस्सा होता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा रेत पाई जाती है, और यहाँ पे आपको पौधे और जानवर बहुत कम तादाद में मिलेंगे। उसकी वजह यह है कि यहाँ पानी नहीं होता, एंड वी नो दैट वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ, यानी कि पानी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जिस जगह पानी कम होगा वहाँ पे लाइफ भी कम होगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि वहाँ पे जानदार नहीं पाए जाते। सहरा भी बहुत से जानदारों के लिए मस्कन है। जैसे कि अगर पौधों की बात करें तो थोहर का पौधा यानी कि कैक्टस का प्लांट वो जो है वो सहरा में एग्जिस्ट कर सकता है। उसकी रीज़न ये है कि अल्लाह ताला ने उसे एक ख़ास खूबी से नवाजा है। उसका जो स्टेम है वो थिक होता है यानी कि थोड़ा मोटा होता है, सो इट कैन स्टोर वाटर इन इट, तो वो लॉन्ग टाइम में सर्वाइव कर सकता है। इसी तरह अगर जानवरों की बात करते हैं तो जो ऊँट है वो सहरा में रहता है। उसकी वजह यह है कि ऊँट के पास भी कुछ ख़ास खूबियाँ हैं, जैसे कि उसकी पलकें लंबी होती हैं ताकि रेत उसकी आंखों में ना जाए। इसके अलावा ऊँट की जो कोहान होती है उसके अंदर चर्बी स्टोर हो जाती है यानी कि फैट स्टोर होता है, ताकि वो देर तक उससे तवानाई हासिल कर सके। यानी कि अगर उसे खाने के लिए खुराक नहीं भी मिल रही फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो वो अपनी उस स्टोर्ड चिकनाई से यानी कि स्टोर्ड फैट से एनर्जी
रिलीज कर सके। इसके अलावा ऊंट के पास एक और बहुत इंपॉर्टेंट सलाहियत है कि वो वाटर स्टोर कर सकता है इन हिज स्टमक, यानी कि वो अपने स्टमक के अंदर ही पानी ज़ख़ीरा कर लेता है, तो बहुत से दिन वो बग़ैर पानी के सर्वाइव कर सकता है। ये खूबियाँ आप में और मुझ में नहीं हैं, तो हम सहराई मस्कन के लिए फ़िट भी नहीं हैं। जैसा कि हमने यहाँ पे सहरा और उसमें रहने वाले पौधे और जानवर को डिस्कस किया है, अब डिस्कस करते हैं जंगलात के बारे में। जैसे ही मैंने लफ्ज़ जंगल बोला होगा, आपके माइंड में बहुत से पौधे और दरख्त आए होंगे। यकीनन जंगल हम उस जगह को कहते हैं जहाँ पे बहुत से पौधे और दरख्त पाए जाते हैं, यानी कि बहुत सी ग्रीनरी होती है, और सबसे ज़्यादा जानदार जो हैं वो जंगलात में ही पाए जाते हैं। शेर, हिरन, अगर आप बंदर की बात करते हैं, खरगोश, चीता, ये सब के सब जंगल में ही रहते हैं। और जंगल में पाए जाने वाले जो दरख्त हैं उनमें कीकर, शीशम और सनोबर जैसे दरख्त बहुत इंपॉर्टेंट है। अब दरख्त जो हैं वो परिंदों के लिए घोंसला प्रोवाइड करते हैं, तो परिंदों का मस्कन हो सकते हैं। इसी तरह जो जंगलात हैं उनमें रहने वाले जो जानवर हैं वो अपनी खुराक दो तरह से हासिल करते हैं। जैसे कि अगर हम हिरन और खरगोश की बात कर रहे हैं तो वो मुख्तलिफ पौधों को अपनी खुराक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब हम शेर और चीते की बात करते हैं तो वो घास फूस पर गुजारा नहीं करते, जबकि वो जंगलों में पाए जाने वाले दूसरे जानवरों का गोश्त खाते हैं। जंगलात में बहुत से पौधे और बहुत से जानवर पाए जाते हैं और वो मुख्तलिफ चीज़ों पर डिपेंड कर रहे होते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं बर्फ़ानी इलाकों की, बर्फ़ानी इलाकों का मतलब जहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ होती है, ये सारा साल ही बर्फ़ से ढके होते हैं, जैसे कि आर्कटिक रीजन या फिर अंटार्कटिक रीजन। ये ज़मीन के पोल्स पर वाक़ हैं, यानी कि बहुत दूर दराज वाक़ हैं। यहाँ पर जानदार कम पाए जाते हैं क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन जानदार पाए ज़रूर जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल पेंगुइन्स या फिर सील्स या फिर बर्फ़ानी रीछ, ये पाए जाते हैं बर्फ़ानी इलाकों में। लेकिन इनको भी अल्लाह ताला ने कुछ मुख्तलिफ सलाहियतें दी हैं, जैसे कि बर्फ़ानी रीछ जो है उसकी खाल बहुत मोटी होती है जो कि उसे सर्दी से बचा के रखती है, और इसके अलावा इसके जो पाँव हैं वो भी चौड़े होते हैं ताकि वो बर्फ़ में धंस ना जाए। ख़ास खूबियों के साथ जो मुख्तलिफ जानदार हैं वो सर्वाइव करते हैं मुख्तलिफ किस्म के हैबिटेट्स या फिर मसाकिन के अंदर। हमने यहाँ पे डिस्कस की हैं ज़मीनी मसाकिन की फर्दर 3 टाइप्स, जो कि थी सहरा, जंगलात और बर्फ़ानी इलाके। अब बात करते हैं आबी मस्कन की। जैसे कि ज़मीन का बहुत ज़्यादा हिस्सा जो है वो पानी पर मुश्तमिल है, तो आबी मस्कन भी बहुत बड़ा होगा। आब का मतलब ही पानी होता है, यानी कि ऐसा एरिया जिसमें वाटर होगा वो एज आबी मस्कन प्रोवाइड कर सकता है आपको ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि समुंदर, दरिया, झीलें, तालाब वगैरह, ये सब आबी मस्कन कहलाते हैं। और जो जानदार पानी में रहते हैं इन्हें हम आबी जानदार कहते हैं। और आबी जानवरों में मछलियाँ तो आप जानते ही होंगे, लेकिन इसके अलावा दरियाई घोड़े, मेंढक, बतखें और कछुए वगैरह, ये सब के सब भी आबी जानदार हैं। और इनके साथ साथ कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जो कि आबी पौधे हैं, जैसे कि कवल का पौधा। अब जो मछलियां हैं उनके पास जो स्पेशल चीज़ है वो है उनके फिन्स, यानी कि पंख। वो फिन्स की मदद से पानी में तैरती हैं, एंड दे हैव स्पेशल स्ट्रक्चर्स विच आर गिल्स, यानी कि गलफड़े, उनकी मदद से वो सांस लेती हैं। हमने देखा है कि जो आबी जानदार हैं दे हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर्स फ्रॉम द ज़मीनी जानदार, यानी कि जो ज़मीन पर रहने वाले जानदार हैं उनसे ये थोड़े से मुख्तलिफ होंगे। अब जो कमल का फूल होता है वो चौड़ा होता है, यानी कि वो आसानी से पानी के ऊपर तैर सकता है, लेकिन जो इंसानी सरगर्मियां हैं वो इन मसाकन पर बहुत ज़्यादा असर डालती हैं, यानी कि हम अपनी एक्टिविटीज़ की वजह से इन मसाकन को ख़राब कर रहे हैं। जैसे कि अगर हम जंगलों की बात करते हैं तो हम अपने फ़ायदे के लिए जंगलात की लकड़ी को काटते हैं, क्योंकि हमें उसे इस्तेमाल करना होता है, हमें उससे फर्नीचर बनाना है, हमें उसे मुख्तलिफ़ चीज़ों में इस्तेमाल करना है। लेकिन उससे होता क्या है, उससे जो जानवरों, जानदारों, पौधों, परिंदों, इनका मस्कन है वो डिस्टर्ब हो जाता है और उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा ज़रूरत से ज़्यादा जानवरों का शिकार, यानी कि हंटिंग ऑफ द एनिमल्स, वो भी एक बहुत बड़ी रीज़न बनती है जिससे हम हैबिटेट्स को डिस्टर्ब कर रहे हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात आती है पोल्यूशन की। एयर पोल्यूशन की बात करें या वाटर पोल्यूशन की बात करें या फिर लैंड पोल्यूशन की बात करें, यानी कि ज़मीनी, आबी या फिर हवाई, कोई भी पोल्यूशन है तो वो अपनी टाइप के मस्कन को डिस्टर्ब कर सकती है, यानी कि उसमें रहने वाले जानदारों को नुकसान पहुंचा सकती है। फॉर एग्जांपल, अगर आबी पोल्यूशन है किसी जगह पर, अगर आप किसी लेक को या फिर रिवर को पोल्यूट कर रहे हैं विद प्लास्टिक या फिर सम केमिकल्स, तो उस एरिया में रहने वाले जानदार यानी कि फिश
मेंढक, बतख या कोई भी जो जानदार वहाँ रह रहा है, डेफिनेटली दैट वुड बी अफेक्टेड, उस पर उसका असर ज़रूर होगा। तो हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हम ऐसी सरगर्मियों से गुरेज करें जो किसी भी जानदार के मस्कन को नुकसान पहुँचाती हैं। मस्कन किसी भी जानदार का घर है, तो किसी के भी घर को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। सो मुझे उम्मीद है कि अब आप पोल्यूशन फैलाते वक्त यानी कि आलूदगी करते वक्त सोचेंगे कि आप किसी भी जिंदा चीज़ के मस्कन को डिस्टर्ब कर रहे हैं या नहीं। सो आज के इस लेक्चर में हमने मसाकिन को बहुत डिटेल में अंडरस्टैंड किया है। चलिए अब इस नॉलेज को अप्लाई करते हैं टू सॉल्व सम क्वेश्चंस। नाउ ओवर हियर ऑन द स्क्रीन यू कैन सी अ क्वेश्चन। अब आपको करना क्या है, जानवरों की तस्वीर को इनके मसाकिन से मिलाना है। अब सबसे पहले आप ऊंट देख सकते हैं और नेक्स्ट जो कॉलम है उसमें आपको 3 पिक्चर्स नज़र आ रही हैं, उसमें से आपको सिलेक्ट करना है सहरा वाला, बिकॉज वी नो कि जो ऊंट है यानी कि कैमल है वो सहरा का जानवर है। तो आप इसे लाइन की मदद से मैच कर लेंगे। मुझे उम्मीद है कि अब आप फिश और बर्फानी रीछ को भी उनके रिलेटिव मस्किन के साथ मैच कर सकेंगे। नेक्स्ट जो टास्क है आपका, यू हैव टू डू दैट, उसमें आपको करना यह है कि दुरुस्त जुमले के सामने टिक और गलत जुमले के सामने क्रॉस का निशान लगाना है। पहली स्टेटमेंट है बर्फानी इलाकों में बहुत से दरख्त और पौधे पाए जाते हैं। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, क्योंकि बर्फानी इलाकों में तो दूर दूर तक बर्फ़ ही नज़र आती है और पौधों और पत्तों के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है वो वहाँ पे मौजूद नहीं होती। सो इसके आगे आप क्रॉस का निशान लगाएंगे। दूसरी स्टेटमेंट है ऊँट की लंबी पलकें इसे रेत से महफूज रखती हैं, और ये बिल्कुल ठीक है। हमने जब पढ़ रहे थे सहरा वाला मस्कन तो वहाँ हमने डिस्कस किया था कि ऊँट की लंबी पलकें होने की वजह से उसमें रेत नहीं जाती। सो इसके आगे आप टिक का निशान लगाएंगे। इसी तरह आपको बाकी 2 स्टेटमेंट्स को भी रीड करना है, डिसाइड करना है ये दुरुस्त हैं या गलत, और फिर उनके आगे टिक या फिर क्रॉस का निशान लगाना है। इसके अलावा आपको होमवर्क में कुछ क्वेश्चंस भी करने हैं। यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम योर टीचर और योर एल्डर सिबलिंग्स एट होम, या फिर आप अपने पेरेंट्स की हेल्प भी ले सकते हैं। और क्वेश्चन है जैसे कि मस्कन किसे कहते हैं, इसकी कितनी इकसाम है, ये हमने इसी चैप्टर में डिस्कस किया है। सहरा में जानवर और पौधे कैसे ज़िंदा रहते हैं, मिसालों से वाज़ह करें। तो हमने यहाँ पे थोहर और कैमल की डिटेल्स डिस्कस की हैं कि वो किस तरह से अडाप्टेड है, यानी कि उसकी बॉडी में किस तरह से चेंजेस आए होते हैं जिसकी वजह से वो सहरा में सर्वाइव कर सकता है। इसी तरह मुझे उम्मीद है कि आप बाकी के क्वेश्चंस को भी इस चैप्टर को सिर्फ एक बार अगेन रीड और लर्न करके कर सकेंगे। सो हमने आज के इस लेक्चर में मस्कन को डिटेल में डिस्कस किया है। हम अपने आने वाले लेक्चर्स में भी मज़ीद कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।